अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास एक्सरसाइज 2A है। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि 108 आइडेंटिकल बुक्स हैव अ मैस ऑफ 30 kg। यानी कि नंबर ऑफ बुक्स हमें कितनी बता रहे हैं, नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 108 है। और आइडेंटिकल बुक्स है मतलब सारी बुक्स एक जैसी हैं। अगर बुक एक जैसी हैं तो लाजमी बात है हर बुक का वजन दूसरी बुक के साथ सेम होगा। जैसे मैथमेटिक्स की बुक है, आप एक को उठा के उसका चेक करें मैथ्स, दूसरी का चेक करें, दोनों का सेम होगा, मतलब सेम क्लास की, यानी बिल्कुल सेम जो बुक है उसकी बात करो। अब देखो नंबर ऑफ बुक्स क्या है, 108 है। और मैथ्स कितना है जी, मैथ्स ऑफ बुक्स कितनी बुक्स, मैथ्स ऑफ 108 बुक्स, मैथ्स ऑफ 108 बुक्स कितने हैं जी, 30 kg। ठीक है, अब हमने निकालना है, पहले निकालते हैं जी मैथ्स ऑफ। अब वो कह रहे हैं कि पहले वाले इसके पार्ट में कह रहे हैं मैथ्स ऑफ 150 सच बुक्स। अगर इस तरह की बुक्स 108 के बजाय, अगर 108 के बजाय 150 बुक्स हों तो फिर मैथ्स कितना होगा, 30 तो नहीं होगा, डेफिनेटली चेंज होगा। तो 108 की जगह उसने कितनी दे दी है, 150 दे दी है। तो इसलिए सबसे पहले हमारे पास एक बुक का मैथ्स होना ज़रूरी है। जब एक बुक का मैथ्स आ जाएगा, उसी को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 बुक्स का आ जाएगा। तो मैथ्स ऑफ वन बुक, वन बुक का कैसे आएगा कि 30 डिवाइड बाय 108, यानी टोटल मैथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बुक्स, टोटल मैथ्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बुक्स। अब अगला जब है मैथ्स, मैथ्स ऑफ 150 या 250 की बात करते हैं, 150 सच बुक्स। ये देखिए 30 108, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो एक बुक की जो एक बुक का मैथ्स आ जाएगा, उसी एक बुक का जो मैथ्स होगा उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें किससे, 150 से, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 150 बुक्स का मैथ्स आ जाएगा। तो चलें कैंसिल हम करते हैं किससे, 2 15 ज़र 30 होता है, 2 5 ज़र एंड 2 4 ज़र हो जाएगा। अब 2 2 ज़र 4, 2 7 ज़र 14 कैंसिल हो गया, और 275 ज़र हो गया। ठीक है, अब हम 3 के टेबल से कटिंग करते हैं। 3 कितना जी, 3 9 ज़र 27, और 3 5 ज़र 15। अब देखें दोबारा कैंसिल होता है, 3 3 ज़र 9, और 3 2 ज़र, और 3 5 ज़र 15। अब देखो 3 का टेबल इन दोनों पे नहीं जाता, तो 5 को 125 से 5 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो 125 ओवर 3, और साथ देखें जी के जी। अब साइड में हम 125 को अगर 3 से डिवाइड करें, 3 4 ज़र 12, ऊपर से क्या होता रहा 5, 3 1 ज़र 3, और पीछे क्या बचेगा जी 2। तो इसका हम लिख सकते हैं जी यूँ भी 41 2/3 के जी, 2/3 के जी। ये कितनी बुक्स का मैथ्स होगा, 150 बुक्स का जो मैथ्स होगा वो 41 2/3 के जी आ जाएगा। तो यूँ हमारे पास जो पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। वीडियो को पास करके ये उतार लें। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 1 है इसका पार्ट 2 में कह रहा है द नंबर ऑफ सच बुक्स दैट हैव अ मैस ऑफ 20 kg। यानी पहले में उसने कहा था कि अगर 30 kg हो तो उसमें जो बुक्स होती हैं वो 108 आती हैं। तो बताएं कि अगर मैथ्स जो है हम कम कर दें, यानी 30 kg में अगर 108 आ रही हैं तो 20 kg में कितनी बुक्स आएंगी। तो जो रिलेशन हमारे पास है ये एक डायरेक्ट रिलेशन है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे, आगे जाके मैं इसको आपको प्रूव भी करूँगा। तो अब देखें, हमने बता दिया कि द मैथ्स ऑफ अ बुक इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बुक्स, के जो मैथ्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ बुक्स के। नंबर ऑफ बुक्स इन 30 kg मैथ्स 108 है, यानी ये उसने हमें दे दिया कि नंबर ऑफ बुक्स इन 30 kg, कि अगर हमारे पास 30 kg मैथ्स हो तो उसमें हमें पता है कि 108 बुक्स आएंगी। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बुक्स इन 1 kg, कि अगर
30 kg में 108 है, तो 1 kg में कितना उसका मैस होगा? तो वो आपने क्या कर देना है, 108 को जब हम 30 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बुक की जो प्राइस है, यानी एक बुक का जो मैस है वो आ जाएगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं आप। देखिए जी, 2 के टेबल से अगर करें तो 2 15 ज़र 30 होता है, और 2 5 ज़र 10, और 2 4 ज़र 8। अब 3 का टेबल, 3 5 ज़र 15, और 3 1 ज़र 3, 2 के लिए 3 8 ज़र 24। तो इसको मतलब हम लिख सकते हैं 18 ओवर 5। अब मजीद ये क्योंकि सिंप्लीफिकेशन नहीं होती तो हम इसको इधर ही छोड़ देते हैं। अब हमने नेक्स्ट निकालना है नंबर ऑफ बुक्स। अब देखिए ये जो हमारे पास होगा, जब इन दोनों को 108 और 30 को डिवाइड किया तो एक बुक का मैथ हमें पता चल जाएगा। जब एक बुक का मैथ पता चल जाएगा तो उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ जो है उसको 20 से तो हमारे पास इसका आंसर है 20 की नंबर ऑफ बुक्स इन 20 kg, यानी 20 किलो में कितनी बुक्स आएंगी, 20 kg मैथ्स। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसमें हमने क्या करना है कि यही वैल्यू जो हमारे पास आई हुई है उसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है किससे, 20 से। 20 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 5 4 ज़र 20। तो अब हमने क्या करना है, हमारे पास आ गया जी 18 मल्टीप्लाई बाय 4। 18 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 8 ज़र 32, 3 कैरी चला गया, 4 1 ज़र 4 और 3 7। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 72 बुक्स। अब देखिए मैंने कहा था कि डायरेक्ट रिलेशन है। कैसे डायरेक्ट रिलेशन है, अब आप देखें कि पहले जो थी नंबर ऑफ उसने मैथ्स था 30 था, उसने 30 की जगह मैथ्स में कमी की 20 की। यानी कि हमारे पास दो चीज़ें हैं ना, एक हमारे पास मैथ्स है और दूसरी हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स है। तो डायरेक्ट रिलेशन का समझा रहा हूँ कि कैसे है। 30 kg यानी 30 kg मैथ्स था और 108 बुक्स थी। उसने क्या किया, इसको 20 kg कर दिया, यानी इसमें डिक्रीज किया। तो लाजमी बात है इधर 72 आया तो ये भी डिक्रीज ही आया, कम हुआ। तो डायरेक्ट रिलेशन का यही मतलब होता है कि एक वैल्यू को कम करने से दूसरी वैल्यू कम हो, एक वैल्यू को बढ़ाने से दूसरी वैल्यू जो है वो बढ़ जाए। तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे पिछले वाले में 30 इसके अंदर चेंज किया था 30 था, तो उसके बाद वो बन गया था, उसका आंसर जो है था 41 2/3 आ गया था, क्योंकि नंबर ऑफ बुक्स जो है उसने चेंज कर दी थी, नंबर ऑफ बुक्स उसने बढ़ाई थी। यानी 108 थी ना बुक्स, तो उसने क्या कर दी थी 150 बुक्स कर दी थी। बुक्स पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, बुक्स बढ़ा दी थी। जब बुक्स बढ़ाई थी तो उनका जो मैथ्स आया था 41 था या ऐसा कुछ आंसर था मेरे ख्याल में, 41 2/3 शायद इस तरह का था। तो यूँ यानी कि उसका ये भी वैल्यू बढ़ी थी, क्योंकि 30 से 41 तक चला गया था। नंबर ऑफ बुक्स बढ़ाई, मैथ्स बढ़ गया, मैथ्स कम किया, नंबर ऑफ बुक्स भी कम होगी। तो ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं, डायरेक्ट कहते हैं, जिसमें एक वैल्यू को कम करने से दूसरी कम हो या एक को बढ़ाने से दूसरी बढ़ जाए, तो उसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 1 है स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। आई होप कि समझ आया होगा। इसमें कन्फ्यूजन है तो कोई नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वो ये कह रहा है कि इन अ बुक स्टोर 60 आइडेंटिकल books occupy a length of 1.5 meter on a shelf. Find the length occupied by 50 such books on a shelf। और दूसरा नेक्स्ट पार्ट है वो हम बाद में करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है कि लेंथ ऑक्युपाइड बाय 60 आइडेंटिकल बुक्स। हमने बता दिया कि भाई जो हमारे पास नंबर ऑफ बुक्स हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी बुक है, और अगर बुक 60 हों तो वो कितनी जगह ऑक्युपाई करती हैं, 1.5 मीटर। मतलब जो ऐसे होती है ना शेल्फ होती है जिसमें बुक्स रखते हैं, तो यूँ लंबाई उस बुक की यानी कि उस शेल्फ की कितनी है, 1.5 मीटर है, तो उसमें 60 बुक आ सकती हैं। सेम बुक की बात कर रहे हैं। तो ये तो हो गया कि 60 बुक इतनी जगह ऑक्युपाई करती हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक बुक कितनी जगह जो है ऑक्युपाई कर रही है, वो हम निकालेंगे। उससे क्या होगा कि जब हमारे पास एक बुक आ जाएगा तो फिर 50 बुक्स का निकालना हमारे लिए आसान है। तो लेंथ ऑक्युपाइड बाय वन सच बुक इज इक्वल टू 1.5 डिवाइडेड बाय 60। हम क्या कर देंगे, इसे 60 पे डिवाइड करेंगे। जब हम 60 पे डिवाइड करेंगे तो उससे ये होगा कि हमारे पास एक बुक जितनी जगह घेरेगी वो आ जाएगी। अब हमने आगे करें जो लेंथ ऑक्युपाइड बाय 50 सच बुक्स, कि 50 बुक्स जो हैं वो कितना जो करेंगी
लेंथ को ऑक्यूपाई करेंगे। यानी 60 के बजाय कह रहे हैं मैं 10 बुक अगर कम कर देता हूँ तो फिर क्या होगा, यानी 1.5 इस 60, इससे यानी कि एक जो बुक की लेंथ निकल आई थी जो उसने ऑक्यूपाई की थी उसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 को 0 से कैंसिल कर दो, ऊपर हमारे पास देखिए 15 आ गया, नीचे क्यों कि पॉइंट ख़त्म किया तो 1 आगे एक नंबर है तो एक 0 और ये वाला 6 इसी तरह लिख दें और 5 एज इट इज़। 5 1 ज़र 5, 5 देखिए 2 ज़र 10 कैंसिल हो गया। अब देखें 3 के टेबल से भी कैंसिल होता है, 3 5 ज़र 15 और 3 2 ज़र 6 कैंसिल हो गए, ऊपर बचा हमारे पास 5, नीचे हमारे पास क्या आ गया 4। अब हम डिवाइड कर लेते हैं 5 को 4 के साथ, 4 1 ज़र 4, पीछे क्या बचा 1, ऊपर पॉइंट नीचे 0, 4 2 ज़र 8 देखिए 2 0, 4 5 ज़र 20, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 1.25 मीटर जो हमारे पास लेंथ ऑक्यूपाई करेगी 50, लेंथ ऑक्यूपाइड बाय 50 सच बुक्स इज इक्वल टू 1.25 मीटर। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो था पार्ट 2 का पार्ट 1 हो गया। अभी हमने 2 करना है इसका पार्ट 2, तो वीडियो को पास करके उतार लें। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 जो है हमने बता दिया कि लेंथ ऑक्यूपाइड बाय बुक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। बताऊंगा कैसे, लास्ट में ये प्रूव भी हो जाएगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस तरह है। पहले तो उसने हमें दे दिया कि 1.5 मीटर जो है ना उसे सेंटीमीटर में चेंज करना है आपने। 1.5 मीटर या मीटर को सेंटीमीटर में से चेंज करने के लिए आप क्या करते हो 100 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, ये पॉइंट है ना, तो जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 150 आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है मीटर सेंटीमीटर में चेंज हो जाता है। तो यूँ हमारे पास मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, क्यों चेंज किया, क्योंकि उसने जो दी हुई है लेंथ हमें बताया हुआ है कि बताएं कि लेंथ ऑफ शेल्फ उसने हमें 80 सेंटीमीटर दे दिया। कह रहा है कि 80 सेंटीमीटर अगर मैं आपको लेंथ दे दूं तो आप मुझे बताएं कि इसमें आप कितनी बुक्स को प्लेस कर सकते हो। जैसे कि गिवन में मैंने लिख दिया कि 150 सेंटीमीटर लेंथ ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 60, उसने गिवन दे दिया। यानी 150 सेंटीमीटर का मतलब है 1.5 मीटर उसने पहले वाले क्वेश्चन में दे दिया था कि 1.5 मीटर जो है वो लेंथ अगर हो तो वो 60 बुक्स जो है ऑक्यूपाई करती हैं 1.5 मीटर का जो फास्ट डिस्टेंस है, जो लेंथ है। अगर आपके पास 1.5 मीटर लेंथ हो तो वहाँ पे आप 60 बुक्स रख सकते हैं। ये तो उसने हमें शुरू में बता दिया। तो अब हमने क्या किया कि अगर 150 सेंटीमीटर लेंथ ऑक्यूपाई करती हैं कितनी 60 बुक्स, तो 1 सेंटीमीटर पर कितनी बुक्स आएंगी। तो हमने 1 सेंटीमीटर पे देखना है कि नंबर ऑफ बुक्स कितनी आएंगी। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स कितनी थी 60 थी, उन्होंने टोटल जगह कितनी घेरी थी 150 जगह घेरी थी। यानी उन्होंने 60 बुक्स ने 150 सेंटीमीटर लेंथ को ऑक्यूपाई किया था। तो इसलिए नंबर ऑफ बुक्स डिवाइड बाय लेंथ, तो हमारे पास एक बुक की स्पेस आ जाएगी जो वो लेगी। अब उसने बता दिया कि 80 सेंटीमीटर में कितनी बुक्स आएंगी, यानी 80 सेंटीमीटर में क्या। तो यही जो वैल्यू आपके पास है इसको चले मैं कैंसिल भी कर देता हूँ 0 0 से। 60 ओवर 150 लिख लें या 6 ओवर 15 लिख लें, इससे 80 से क्या कर दें मल्टीप्लाई कर दें। अब 15 का टेबल जी बिल्कुल जाता है, 15 8 ज़र नहीं, एक सेकेंड, हमारे पास कितने हैं जी 8 है ना, हाँ ठीक है। ये 15 का टेबल कितनी दफ़ा जाता है जी 15 का टेबल सॉरी नहीं जाता, 15 का टेबल इस पर नहीं जाता, हम कैंसिल करेंगे 5 के टेबल से। 5 3 ज़र 15 और 5 1 ज़र और 5 6 ज़र 30, यानी 5 का टेबल 15 पे 3 टाइम जाता है, 5 का टेबल 80 पे 16 टाइम जाता है, और 5 का टेबल 3 का टेबल 6 पे 2 टाइम जाता है। तो हमारे पास क्या बचा 2 मल्टीप्लाई बाय 16 इज इक्वल टू 32 बुक्स के 80 सेंटीमीटर जो लेंथ है, 80 सेंटीमीटर लेंथ ऑक्यूपाइड बाय नंबर ऑफ बुक्स इज इक्वल टू 32, यानी 32 बुक्स ऑक्यूपाई 80 सेंटीमीटर लेंथ। 32 बुक्स आप यूं भी लिख सकते हैं 32 बुक्स विल ऑक्यूपाई 80 सेंटीमीटर लेंथ। बस इतना सा लिख देते हैं। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का भी पार्ट 2 भी हो गए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं जो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आगे हमारे पास 3। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 2 ए का क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है
10 kg ऑफ टी लीव्स व्हेन 3 kg ऑफ टी लीव्स कॉस्ट 18। कह रहे हैं फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ लीव्स, मतलब 10 kg ऑफ जो लीव्स है उसकी जो कॉस्ट है वो हमने फाइंड करनी है, जबकि कह रहा है कि 3 kg की कॉस्ट जो है 18 की है। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और ये क्या है कि मैथ ऑफ टी और जो कास्ट है ये एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाजमी बात है कि अगर आप मैथ्स बढ़ाएंगे तो उसकी प्राइस भी बढ़ जाएगी, मैथ्स को कम करेंगे तो प्राइस भी कम हो जाएगी। तो हमने लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ 3 kg लीव्स कितने हैं, $18 हैं। तो फिर कॉस्ट ऑफ 1 kg लीव हम पहले निकालेंगे। जब भी ज़्यादा की दी हो, यानी कि जैसे यहाँ पे 3 kg की दी है तो हम उसके 1 यूनिट यानी कि 1 किलो का निकालेंगे। जब 1 kg की हमारे पास प्राइस आ जाएगी तो फिर वो जितनी मर्जी पूछे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, वो वैल्यू भी हमारे पास आसानी से आ जाएगी। तो हमने निकालनी है कॉस्ट ऑफ पहले, यानी कि कॉस्ट ऑफ 1 kg पहले निकालेंगे लीव्स, टी लीव्स। अच्छा जी, के जी टी लीव्स, बीच में आप वर्ड टी भी इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टोटल कितना मैस है जी, 18 है, और नहीं 18 उस डॉलर है, प्राइस है। मैस उसका कितना है जी, 3 है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर इससे यहीं भी छोड़ दें या चाहें तो सिंप्लीफाई कर लें, 3 6 18, तो हमारे पास इस इक्वल टू $6 आ जाएंगे। किसके, 1 किलो $6 का पड़ेगा। कॉस्ट ऑफ 10 kg लीव्स, तो कॉस्ट ऑफ 10 kg का मतलब है कि 10 kg और 1 kg की कितनी प्राइस है, $6 है। तो 10 किलो जो है वो हमें कितने की मिलेगी, 10 किलो हमें मिलेगी $60 की। 10 किलो हमें कितने की मिलेगी, $60 की। तो देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन बना या क्यों नहीं बना, बना। हमारे पास क्या है जी, एक मैथ्स का जिक्र कर रहा है और दूसरा प्राइस का जिक्र कर रहा है। मैथ्स उसने हमें कितना दे दिया, 3, प्राइस थी जी 18। अब मैथ्स उसने क्या कर दिया, 10, मतलब मैथ्स उसने इंक्रीज कर दिया। मैथ्स इंक्रीज किया तो लाजमी बात है प्राइस भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो देख सकते हैं कि वो 60 आया। तो इसलिए मैंने ऊपर लिखा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कास्ट, कि मैथ्स और कास्ट डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, कि अगर मैथ्स बढ़ाओगे तो कास्ट खुद ब खुद बढ़ जाएगी, मैथ्स कम करोगे तो प्राइस भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये इसका जो पार्ट 1 था बस इतना सा है, पार्ट हो गया। इसका पार्ट ए जो था, ठीक है, पार्ट ए था। ये उतार लें, बी फिर हम दोबारा कर लेते हैं नए सिरे से। अच्छा, तो स्टूडेंट पार्ट बी में वो ये कह रहा है, ए के जी ऑफ शुगर, यानी फाइंड द कॉस्ट ऑफ ए के जी शुगर, यानी हमने ए के जी शुगर की जो प्राइस है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है कि व्हेन बी के जी ऑफ शुगर कॉस्ट 3, मतलब $C है। अगर बी के जी हो और उसकी प्राइस $C हो, बी के जी मतलब कि कोई भी मैस उसका यानी कि हो सकता है। तो हमने लिख दिया कि कॉस्ट ऑफ बी के जी शुगर अगर $C है तो कॉस्ट ऑफ 1 kg शुगर पहले निकालेंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे कि इसको हम बी के साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक हो गया, यानी कि बी को सी के नीचे जाके डिवाइड कर दोगे तो आपके पास 1 kg जो शुगर है उसकी आ जाएगी। फिर जब 1 की आ जाएगी उसी को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर। तो कॉस्ट ऑफ ए के जी शुगर इज इक्वल टू, डॉलर का साइन में ये आ गया, सी अवर बी मल्टीप्लाई बाय ए। इसको हम प्रॉपर सीक्वेंस में लिख देते हैं, डॉलर का साइन लगाएं, ए और सी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लिख दिया और नीचे क्या आ गया, बी। बस इतना सा आंसर है, यानी कि ए के जी की प्राइस फिर इतनी होगी। मतलब उसने एक अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में यानी अल्फ़ाबेटिक फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, कोई कांस्टेंट नहीं दे दी, यानी कि वेरिएबल की शक्ल में उसने हमें दे दी। हमने एक इक्वेशन टाइप बनानी थी वो हमने बना ली। तो यूँ हमारे पास ये क्वेश्चन जो था जी इसका पार्ट 3 का बी वो कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास, एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में वो कह रहा है कि 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ अ मेटल हैज़ अ मैस ऑफ 7 kg। मतलब ये कि एक मेटल का एक पीस था, उस मेटल के पीस का एक पार्ट है, कौन सा पार्ट है, 5/9, यानी क्या है, 5/9 उसका एक हिस्सा है जिसका मैस कह रहा है कि 7 kg है। कह रहे हैं कि अगर कोई एक पीस है उसका 5/9 उसका एक टुकड़ा है, एक पीस है, अगर उसका मैस 7 kg हो तो बताएं कि 2/7 अगर 5/9 की बजाय 5/9 के बजाय अगर उसका एक पीस ले लिया जाए 2/7 तो फिर उसका जो मैस होगा वो कितना होगा।
दोबारा बताता हूँ, क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि एक पीस था मेटल का, सपोज ये मेरे पास एक मेटल है, ठीक है, इसको मैंने कट किया, कट करके मेरे पास एक पीस आया, टोटल पीस का कौन सा हिस्सा आया, 5/9 आया। उस 5/9 वाले पीस को मैंने उसका मैस चेक किया तो मेरे पास 7 kg आया। अब वो कह रहा है कि अगर इसी तरह का एक पीस है, मेटल का एक पीस है और 5/9 नहीं है, 2/7, सपोज जब हमने उसे कट किया तो पीछे 2/9 बच गया। आप इस तरह भी एक इमेजिन कर सकते हो, या एक समझिए कि एक पीस है जिसका मैस कितना है, 2/7 है, एक मेटल का पीस है, नॉट अ होल मेटल, उसका एक पीस है, कह रहे हैं कि उसका बताएं फिर कितना होगा, यानी इसको चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। हमने सिंपल लिखा मैस ऑफ 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल इज इक्वल टू 7 kg कि भाई आप हमें ये बता रहे हैं कि 5/9 जो पीस है, एक मेटल का एक टुकड़ा है, उसका इतना वजन है, तो फिर मैस ऑफ अ होल पीस ऑफ मेटल कितना होगा। मैस ऑफ होल पीस ऑफ मेटल ये होगा कि हमने क्या करना है कि 7 डिवाइड, अच्छा इसको ना ऐसे भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5/9 के साथ आपने इसे डिवाइड कर देना है। इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई अगर करें तो हमारे पास 7 मल्टीप्लाई बाय 9 बाय क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। यानी डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है आपने, सिंपल डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर देना है। तो बाद वाला उसका रेसिप्रोकल ले लो, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ गई, ठीक हो गया। अब हमने निकालना है मैस ऑफ 2/7 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल, तो क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय 9 अवर 5, इस वैल्यू को मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, जो होल होगा उसके साथ मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूंगा, जो उसने पीस हमें दे दिया 2/7 दे दिया, 2/7 उसने हमें दे दिया। जब हम इस वैल्यू को इसके साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक पूरा यानी कि उसका एक हिस्सा आ जाएगा, उसी को हम क्या करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड जो पीस का मैस है वो आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये वाला 7 इस 7 से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब 5 का टेबल 9 पे भी नहीं जाता, 2 पे भी नहीं जाता, तो 2 और 9 को मल्टीप्लाई करो तो 18 आ गया, और नीचे क्या आ गया, 5 kg आ गया, ठीक है। अब इम्प्रॉपर है, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, 18 को डिवाइड करें किससे, 5 से, 5 3 ज़र कितना हो जाएगा, 15 आ जाएगा, पीछे बच जाएगा जी 3। तो अब इसे लिख सकते हो 3/5 kg, ये क्या होगा, मैस ऑफ 2/7 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल, यानी 2/7 ऑफ मैस जो पीस ऑफ मेटल का जो मैस है वो 3/5 जो है इसका हमारे पास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने सबसे पहले जो उसने दिया हुआ था वो लिखा, फिर हमने होल पीस का निकाला, होल पीस का क्या निकाला कि जो उसने पीस दे दिया और जो मैस है उनको डिवाइड करेंगे आपस में, जब डिवाइड किया, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज किया, ऊपर वाले को फिर हमने क्या किया कि 7 और 9 को मल्टीप्लाई करके 5 लिखा, और यही वैल्यू जो होल है उसी होल वैल्यू को हमने क्या करना है, 2/7 जिसने दी हुई उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इस वाले पीस का एक हिस्सा आ जाएगा, ठीक हो गया। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है जी वो हमने कर लिया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो उसमें वो कह रहा है कि z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, z इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया, k लगाया, x लगा के इक्वेशन 1 बना दे। नेक्स्ट वो कह रहा है आगे z इज इक्वल टू 12 दे दी हमें उसने गिवन में, कह रहा है कि z की वैल्यू 12 है और x की वैल्यू भी दे देगा, क्योंकि हम x की वैल्यू 3 दे दिए, ताकि हम z और x दो वेरिएबल है, इनकी हेल्प से कांस्टेंट पहले फाइंड कर लें, जब कांस्टेंट फाइंड कर लेंगे बाद में जो वेरिएशन देगा हमें पता चल जाएगा। अब हमने क्या करना है, यही वैल्यू पुट कर देनी है 1 में, फ्रॉम 1, यानी कि पहली वाली इक्वेशन हमने ले रहे हैं, z की जगह हमने क्या पुट करना है 12, आगे इक्वल है, इक्वल लगा दो, k है, k फाइंड करना है, और x की जगह 3 पुट कर दो। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके डिवाइड हो जाएगा और k इस तरफ रह जाएगा, 3 का टेबल 4 टाइम जाता है, ये 3 था, ठीक है, 3 4 ज़ा 12, तो k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 4 आ गई है। अब नेक्स्ट थोड़ा सा जो है क्वेश्चन में वेरिएशन दे रहा है, कह रहा है x की वैल्यू फाइंड करो, z 18 है, कह रहा है x की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो, z जो है वो हमारे पास कह रहा है 18 है। तो हमने सिंपल क्या करना है, फ्रॉम 1, k हमारे पास है ना, k हमने भी फाइंड किया 4, फ्रॉम 1, पहली वाली इक्वेशन हम ले लेंगे, पहली वाली इक्वेशन जो है z हमने हमारे पास कितना 18 है, 18 पुट कर दिया, आगे इक्वल का साइन, k है, k की वैल्यू हमारे पास है 4 है, 4 पुट कर दी, आगे x है, x हमने क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक हो गया। तो अब देखें यहाँ पे 18 आ गया, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया और इस तरफ क्या आ गया, x आ गया,
2 9 ज़र 18 और 2 2 ज़र 4, तो x इज इक्वल टू 9/2, या 9 को डिवाइड करें अगर 2 से तो 2 4 ज़र 8, 1.0, 5 ज़र 10। आप चाहें तो ये वैल्यू लिख दें, या आप x इज इक्वल टू आप बीच में लिखें और x इक्वल टू 4.5। अब देखें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है, मैं यहाँ थोड़ा सा बता भी देता हूँ। z इज इक्वल टू, देखें इसने x दे दिया ना, z की वैल्यू कितनी थी 12 थी, और x की वैल्यू कितनी थी 3 थी। अब उसने z की वैल्यू क्या कर दी 18, आगे 18, मतलब ये हुआ कि z की वैल्यू में उसने इंक्रीज़ किया। अगर z की वैल्यू इंक्रीज़ की तो लाजिम बात है x की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी, वही देखो हो गई ना 4.5 या 9। तो इससे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, यानी एक वैल्यू को आपने इंक्रीज़ किया, दूसरी भी इंक्रीज़ होगी। तो बस इतना सा क्वेश्चन है हमारे पास कंप्लीट हो गए। आप वीडियो को पास करके ये उतार लें ताकि इसका आगे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम 6। अच्छा, तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, कि बी जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ए के, तो बी इज इक्वल टू के लगा के ए लगा दें, इक्वेशन आपके पास आ गया जी 1। अब कह रहे हैं बी 3 है ए 18 है, बी की वैल्यू उसने हमें 3 दे दी और ए की वैल्यू उसने हमें 18 दे दी। अब हमने फ्रॉम 1 यानी पहली वाली इक्वेशन आपने ले लेनी है, बी की जगह आपने क्या पुट कर दिया 3, आगे के है के इसी तरह ए है, ए की जगह 18 पुट कर दो। अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 के नीचे आके ये क्या हो गया डिवाइड हो गया, और दूसरी तरफ क्या आ गया के, 3 1 ज़र और 3 6 ज़र 18, के की वैल्यू हमारे पास 1/6 आ गई। ठीक हो, कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, कह रहा है कि बी की वैल्यू क्या करें फाइंड करें, के हमने अभी फाइंड किया दैट इज़ 1/6, और ए की वैल्यू उसने हमें दे दी 24। तो बस इक्वेशन नंबर 1 ले लें फ्रॉम 1, ये इक्वेशन है। बी की जगह आपने कुछ भी नहीं पुट करना क्योंकि बी फाइंड करना है, इक्वल के की वैल्यू आपके पास क्या है 1/6 है, ए की वैल्यू कितनी है 24 है, पुट कर दो 24, 6 4 ज़र 24, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 1 4 ज़र 4, तो यूँ हमारे पास बी की वैल्यू आ गई। अब आपको डायरेक्ट रिलेशन का जो जिक्र कर रहा था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें बी और ए की बात कर रहा है, बी उसने हमें 3 दे दिया, ए 18 दे दिया, उसके बाद हमने कांस्टेंट फाइंड कर लिया ना। नेक्स्ट उसने यहाँ पे जो वेरिएशन लाई, इसमें ए कितना कर दिया 24, 8 कितना दिया 24, तो इसका मतलब है कि ए जब उसने 24 किया तो ए की वैल्यू में उसने इंक्रीज़ किया, तो डेफिनेटली बी की वैल्यू भी इंक्रीज ही आएगी जो कि 4 आई है। तो आप देख सकते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या नहीं है, कि एक वैल्यू उसने बढ़ा दी दूसरी कम कर दी। अगर ये 18 की जगह 12 दे देता, यहाँ पर 12 दे देता, या 18 से कुछ भी 17 दे देता, 16 कुछ भी दे देता, 18 से कम देता, तो फिर 18 से अगर यहाँ पे कम वैल्यू देता तो फिर ये क्या होता डिक्रीज होता, तो इधर भी 3 के बजाय वैल्यू कुछ ना कुछ कम आती, 3 से कुछ ना कुछ कम आती, तो वो फिर डिक्रीज होता। तो यही तो हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता है कि एक तरफ एक वेरिएबल की वैल्यू में इंक्रीज करोगे, दूसरा वेरिएबल जो होगा वो भी बढ़ जाएगा। अगर एक वेरिएबल की वैल्यू में कम डिक्रीज करोगे तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज होगा, तो इसे कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यूँ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट कंप्लीट हो गया। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कोई कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।